वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ऑफिशियल साइट पर 5 मार्च 2025 से भरा जा रहा, और लास्ट फॉर्म आप लोग को 30 अप्रैल 2025 को भरा जाएगा। और इसका फाइनली द वे पेपर जो होगा फ्रेंड्स आप लोग का 18 मार्च को होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 18 मई को होगा। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक का, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है। मैं तो बोलता हूँ अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग के लिए जो आने वाला फ्यूचर होगा आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, और काफ़ी आप लोग को माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ फॉर्म अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए, काफ़ी आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ। आप लोग देख लीजिए, अभी भी जस्ट आप लोग मैट्रिक का पेपर दिए होंगे और किस टाइप्स का पेपर आता है। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन किस टाइप्स का था। आप लोग झारखंड वासी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को हिंदी में ही ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस की फोकस लंबाई -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस की सम होने की संभावना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जब भी दर्पण और लेंस में अगर कोई दर्पण और कोई लेंस अगर आप लोग का उसकी फोकस लंबाई माइनस में देता है, यानी माइनस में देता है, यानी ऋणात्मक होती है, तो याद रखिएगा ये दोनों अवतल होगा। क्या होगा? ये अवतल। चाहे बात करना चाहे ये दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण होगा, और लेंस की भी बात करते हैं तो ये अवतल लेंस होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? और याद रखिए, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में सारे आप लोग का नेगेटिव होता है, यानी कि आप यू भी और एफ, ये तीनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या लगा देंगे फ्रेंड्स? अवतल। वही अगर प्लस में होता है तो फ्रेंड देखिए भी और एफ जो होता है उत्तल में प्लस होता है। क्लियर? ये भी आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यू जो होता है वस्तु दूरी, दोनों में तीनों में क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु तो एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो आवर्धन क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को दूरी सूत्र को ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्लियर है? अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें आप लोग को v निकालना है, तो आप u का वैल्यू मैं क्या बोला? u माइनस में लेता हूँ। तो देखिए 10 सेंटीमीटर ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? -10 सेंटीमीटर लेंगे, और f का वैल्यू क्या होता है? 15 दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग v का वैल्यू निकाले, तो सिंपल में अगर आप लोग v का वैल्यू निकाले होंगे तो 1/15 माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस 1/10 किए होंगे। तो फाइनली तभी आप लोग यहाँ से सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग 30 किए होंगे। अब यहाँ पे क्या किए होंगे? 2+3, यानी कि मैं v का जो वैल्यू लाए होंगे 3 to 5/60, यानी कि 6 सेंटीमीटर लाए होंगे। क्लियर है? अब देखिए आप लोग को आवर्धन निकालना। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा दर्पण में आवर्धन यानी m का जो फॉर्मूला होता है वह -v/u होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए माइनस, तो माइनस लगा दी हूँ। भी का वैल्यू अभी जस्ट आप लोग देखेंगे, भी का वैल्यू मैं क्या लाया था? 6 लाया था। क्या लाया था मैं? 6 लाया था। क्लियर है? और यू का वैल्यू ऑलरेडी देख लेंगे 10 सेंटी, तो माइनस में लेता हूँ तो दोनों को कैंसिल कर दिया। कितना गया? तो 10 को 6 से डिवाइड किया तो 0.6 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी स्मूथली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध आर वाले एन प्रतिरोधों को समांतर संयोजन जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी आर वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जाता है उसका समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, टोटल जो एन होता है उसको डिवाइड कर दीजिएगा आर से, टोटल एन बाई आर। क्लियर है? राइट आंसर सॉरी, टोटल आर को एन से डिवाइड कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। टोटल आर बाय एन होता है। क्लियर है? नहीं तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए ट्रिक नहीं आप लोगों को समझाता हूँ कंसेप्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, इसमें समांतर क्रम है तो ऑलरेडी देखिए समांतर क्रम में आप लोग तीनों रेजिस्टेंस होता है। देखिए इसमें करंट क्या होता है? अलग अलग होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फ्रेंड इसमें देखिए हम लोग अगर ऐड करते हैं तो देखिए मान लीजिए कि इसमें आप लोग का करंट का एम्पेयर 3 है, और ये भी सॉरी 3 नहीं, मैं आप लोग के लिए मैं आप लोग के सामने 5 देता हूँ। 5 लिख दिया हूँ, ये भी 5 लिख दिया हूँ, ये भी 5 लिख दिया हूँ। अगर इसे आप लोग ऐड करते हैं तो फॉर्मूला को आप लोग यूज किए तो 1/RP इक्वल टू क्या कहते हैं? 1/R1। तो R1 के यहाँ पे क्या लिखे? 5। फिर R2 के यहाँ पे क्या लिखे? 1/5। R3 के यहाँ पे क्या लिखे? 1/5। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं 1/RP इक्वल टू, तो सिंपल वे में आप लोग लाइएगा 3/5। लेकिन हम लोग को निकालना आरपी का, तो फ्रेंड आरपी का वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 लिखे होंगे। क्लियर है? और आप लोग फोकस कीजिए, तो देखिए यहाँ पर टोटल ये एन जो था, यानी कि देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आप लोग का 5 दिया हुआ था। क्लियर? देखिए रेजिस्टेंस आप लोग का आर था तो यहाँ पे 5 था, और एन आप लोग का 3 था, तो देखिए आर बाय एन हो गया ना। तो वही आप लोग समझिए, देखिए आर एन बाय एन हो गया। तो जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है समांतर क्रम में, तो सबसे पहले जो आप लोग का जो रेजिस्टेंस दिया था रेजिस्टेंस को ऊपर कर दीजिएगा, और जितना प्रतिरोध होता है उससे डिवाइड कीजिए, नहीं आर बाय एन इज द फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, ये पेपर में हमेशा पूछता है। तो चलिए दिखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रही है।
एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रविष्टित होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? तो फ्रेंड ये जो होगा हमेशा कागज के तल के भीतर होगा, यानी कि अंदर की होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना होती है वह चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न विद्युत प्रेरक विद्युत उत्पन्न होता है, यानी राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अवतल, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक विद्यार्थी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग करता है, वह लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखता है और पाता है कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, क्लियर है। तो अगर आप लोग इसे बनाए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 5 डायोप्टर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? 5 डायोप्टर होगा, क्योंकि देखिए आप लोग पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। तो हम लोग को यहाँ पे f का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब f का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे सिंपल वे में आप लोग को एक ही वर्क करना पड़ेगा। देखिए ये आप लोग के सामने वस्तु दूरी दी है और एक प्रतिबिंब दूरी है, तो यहाँ से हम लोग f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेंस में हम लोग अगर देखिए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग f का वैल्यू निकालिए, तो देखिए 1/v, तो v का वैल्यू आप लोग के सामने कितना लिखा? 30 सेंटीमीटर लिख रहा है, क्लियर है। और ये उत्तल है तो ये पॉजिटिव में होगा, लेकिन आप लोग को मैं बताया था वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस करके 1/60 कर दूंगा बराबर 1/f कर दिया हूँ, क्लियर है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं यानी 1/30 प्लस 1/60, तो चलिए मैं सडनली सॉल्व करता हूँ। 1/30 था प्लस 1/60 से सॉल्व कीजिए, तो सिंपल वन फ्रेंड दोनों कैल्शियम 60 आ गए। अब यहाँ पे सॉल्व किया 2 + 1 आ गया, यानी कि 3/60 आ गया, क्लियर है। अगर इसे सॉल्व किए तो 1/20 आएगा, तो 1/20 को भी अपोज कीजिएगा, यानी कि ये हम लोग आरपी का सॉरी ये फ्रेंड्स 1/f का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो f का वैल्यू अगर केवल निकालेगा तो क्या आएगा? केवल 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर में आ रहा, क्लियर है। और हम लोग को क्या बोल रहा है? आप लोग को डायोप्टर निकालना था, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है, 1/f होता है। तो देखिए सेंटीमीटर में हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं? 100 करते हैं, और f का वैल्यू क्या था? 20 था, तो इससे आप लोग डिवाइड किए तो 20 को 100 से डिवाइड किए क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, तो 5D ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, तरन तालाब वास्तविक से हम कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। होपफुली आप लोग पढ़े हुए होंगे क्लास 10th में। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग अपना पैर को पानी के अंदर डालिएगा तो देखिएगा थोड़ा सा इसका आकार चेंज हो जाता है, या फिर एक रस्सी को या फिर एक लकड़ी को ही पानी के अंदर डालिएगा तो उसका साइज चेंज हो जाता है, या पेंसिल को डालिएगा तो मुड़ा हुआ नजर आता है। तो जो वास्तविक से कम गहरा या अधिक गहरा दिखाया था उस नियम जो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रसरित होता है तो कौन सा ज़्यादा रंग अपवर्तित होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला कौन सा रंग ज़्यादा अपवर्तित होगा, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, और आप लोग देखिए कलर के अकॉर्डिंग आप लोग खुद से बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अपवर्तित होता है वह बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा रंग होता है अपवर्तित होता है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक प्रिज्म होता है, क्लियर है। अब प्रिज्म से जब भी देखिए एक प्रिज्म से अगर हम लोग कोई मान लीजिए कलर है, यानी इससे अगर हम लोग टकराते प्रिज्म से सॉरी प्रिज्म से अगर एक श्वेत प्रकाश टकराती है तो यह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित होती है, और सबसे कम जो विचलित होता है देखिए रेड होता है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे पूरे के सबसे अधिक जो विचलित होता है वह क्या होती है? भी। और बीच बीच जो कलर होता है वह रेड होता है, ग्रीन होता है। अब इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोग के सामने बता देता हूँ, आप लोग पढ़े भी होते हैं। VIBGYOR, देखिए VIBGYOR की होंगे, विब की ओर। तो इसमें सबसे कम विचलित होती है रेड होता है, और बीच में क्या होता है? ग्रीन होता है, सबसे हाईएस्ट जो होता है वॉयलेट होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि देखिए विभवांतर निकालना है तो भी का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग क्या कीजिए, भी का फॉर्मूला निकाल देते, तो भी का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो जूल दिया था 14 जूल था, और क्यू का वैल्यू कितना? 2 है, तो इसका वाला डिवाइड किया था 7 आ गया। अब विभवांतर कैसे होता है? वोल्ट होता है, तो राइट आंसर 7 वोल्ट इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग का पेपर का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग कर लीजिए।
विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, तो पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो फ्रेंड देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूर्व से पश्चिम। देखिए मैं मान लीजिए कि बनाता हूँ, तो ये आप लोग का पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, न्यूज आप लोग पढ़ेंगे तो ई हो गया, डब्ल्यू हो गया, एन हो गया, एस हो गया, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखिए पावर लाइन के ठीक नीचे, अब नीचे की ओर बोल रहा, तो नीचे की ओर अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना, नॉर्थ से साउथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉर्थ से साउथ, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, लंबी सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लंबी सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है, उसका चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है ये? सभी बिंदुओं पर समान होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा को इंगित करता है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद कीजिए। देखिए फादर, मदर और चिल्ड्रन याद कर लीजिए। क्लियर है? अब यानी देखिए सबसे पहले F4 हो गया, फोर्स, यानी कि आप लोग का जो अंगूठा शो करेगा वो फोर्स को शो करेगा। क्लियर है? उसके बाद आप लोग का तर्जनी आता है, तो तर्जनी M4 होता है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबक को शो करेगा, यानी चुंबकीय, सॉरी चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। C4 करंट, यानी कि जो आप लोग का मध्यमा जो आता है वह करंट को शो करेगा, तो FBI। अब यहाँ पे देखिए तर्जनी, तो तर्जनी यानी मध्यमा किसको शो करे? चुंबकीय क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार सारे जो होता है आपस में 90 डिग्री का 90 डिग्री होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके, तो उससे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड देखिए, ऐसा डिवाइस जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उससे बोलते हैं ग्लैव्नोमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ग्लैव्नोमीटर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए ग्लैव्नोमीटर का जो हम लोग देखिए, ग्लैव्नोमीटर को हम लोग इस टाइप से शो करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग याद कीजिएगा, ग्लैव्नोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हमेशा सीरीज यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड ये जो मापता है, मेजरमेंट जो करता है, ये कम धारा को मापता है, यानी कि एक मैक्रो एम्पियर धारा को ये मापता है। क्लियर है? और एक मैक्रो एम्पियर से ज़्यादा वाली धारा को माप नहीं सकता। और फिर एक मैक्रो बराबर होता है, देखिए 10⁻⁻6 होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए बात करना चाहते हैं वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर जो होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, यानी वोल्टेज को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। अब प्रतिरोधक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध को मापने वाले यूनिट को बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं ना? ओम मीटर। तो ओम मीटर जो था वो प्रतिरोध को मापते हैं। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब प्रतिरोधक क्या होता है? द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज रेजिस्टर। और डायोड क्या होता है फ्रेंड? तो डायोड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये सिंगल, देखिए ये सिग्नल के लिए होता है डायोड, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। तो सिग्नल जो होता है, सिग्नल के फेस के लिए हम लोग डायोड पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक विद्युत जनित्र के कार्य करने का आधारभूत परिघटना है। तो देखिए एक विद्युत जनित्र जो कार्य करता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर दिया, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड याद रखिएगा, या यह यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है। क्लियर है? और यह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है। क्लियर है? दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है। क्लियर है? और प्रकाश विद्युत प्रभाव पे जो कार्य करता है वह फ्रेंड सौर जो होता है, यानी सौर जो आप लोग देखें, सौर सेल जो देखे होंगे, सौर सेल, तो सौर सेल जो वर्क करता है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सामान्य दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो देखिए इसमें अगर आप लोग फोकस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस को, तो इसमें पूरा दूर दृष्टि के लिए तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए जो होते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई से में परिवर्तन की गतिविधि के कारण होता है। तो एक नेत्र लेंस में फोकस लंबाई में परिवर्तन जो होता है वह सिलियरी मांसपेशियों की में गतिविधि के कारण होता है, सिलियरी मांसपेशियल। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। और कैसा बनता है? तो सबसे पहले ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। और ये हम लोग जो देखते हैं जो सीधा, क्योंकि हमारे तंत्रिका यानी आंखों के रेटिना के नीचे के दृक यानी कि ऑप्टिक नर्व होता है जो सीधा देखने के लिए संवेदना प्रदान करती है। क्लियर है? उसके साथ एक आइरिस होता है, तो किसी लोगों का, यानी लोगों का जो आंखों का जो रंग होता है वह आइरिस प्रदान करता है। और पुपिल का रंग हमेशा ब्लैक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो किसी तार की धात्विक तार की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वह फ्रेंड्स याद रखिएगा,
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लिख सकते थे। देखिए इसके लिए होता है, देखिए सबसे पहले आर इजकल टू क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। क्लियर है। अब यहाँ से निकालिए रो इजकल टू लिखिएगा रेजिस्टेंस बाय एरिया इंटू लेंथ कीजिएगा। क्लियर है। जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये रेजिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया और लेंथ पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में बन सकता है। क्लियर है। क्योंकि काफ़ी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। प्रतिरोध जिसका ग्राफ, तो देख सकते हैं ग्राफ दिया V/VI, ग्राफ नीचे दिया गया। तो फिर इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये जो ग्राफ अगर आप लोग देख रहे होंगे ये ओम का नियम का है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार हमें विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। क्लियर है। सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो देखिए सीधी रेखा में जो प्राप्त हो रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे आर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आर होता है V/I होता है, V/I होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका देखिए मैक्सिमम वोल्ट जो जा रहा कितना जा रहा है, 9 जा रहा, तो 9 वोल्ट जा रहा। और करंट जो मैक्सिमम जा रहा है देखिए 15 पे जा रहा, तो 9/15 हम लोग कर देंगे। अगर सॉल्व किया तो इसे तोड़िएगा तो 3/5 आ जाएगा। और रेजिस्टेंस निकाला था तो ओम कर दिया, यानी राइट आंसर 3/5 ओम आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 3/5 ओम। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एक मृदु लौह छड़ को एक विद्युत धारावाही परिनालिका में रखा जाता है, तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। क्लियर है। चलिए और लौह चुंबक किसे कहते हैं, लौह चुंबक में आप लोग का 3 चीज़ होता है, यानी फेरस, कोबाल्ट और निकेल होता है। ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, होपफुली आप लोग कर भी लिए होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए यदि धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी कि अगर इसे 2 गुना बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ेगा। तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था कोई जो चुंबक जो होता है यानी फेरो मैग्नेटिक का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स क्लास 12th में जाइएगा तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा चुंबक कितने प्रकार होते हैं, कुल 3 होते हैं, फेरो, पारा और डाई होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 22 में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा स्टील, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों फेरो मैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है। लेकिन पित्तल जो होते हैं एक प्रकार का एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होते हैं, इसलिए इसे आकर्षित नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ का फार्मूला हम लोग जानना पड़ेगा क्या होता है, R/2 होता है। आर का वैल्यू 32 है, तो 32 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लेंस नहीं बनाया सकता। तो ये क्लास 10 का देखे होंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव में है। तो किससे लेंस नहीं बना सकता। देखिए जल में, तो जल में फ्रेंड्स आप लोग अपना चेहरा को देख सकते हैं, तो यानी बन सकता है। कांच में तो हमेशा आप लोग देखते ही हैं। प्लास्टिक में भी आप लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन क्या मिट्टी से आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम क्या है। तो क्लास 10 का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। क्या होता है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आप लोग न्यूमेरिकल है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल लेंस की मुख्य धुरी पर लंबवत एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है। तो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना था, आप लोग को फोकस दिया था, तो फोकस ऐप का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया। क्लियर है। और इसमें देखिए वस्तु यू दिया आप लोग का 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। हम लोग को क्या प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो लेंस सूत्र में आप लोग याद कर सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f निकालिएगा। क्लियर है। तो इससे आप लोग भी निकालेगा तो सडनली 30 सेंटीमीटर आप लोग का आ जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र की रेटिना एक है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो नेत्र की रेटिना क्या है, एक प्रकार का प्रकाश संवेदी पटल होता है, यानी प्रकाश संवेदी पटल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और रेटिना, रेटिना में जो लेंस लगा होता है वह कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। यानी हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है।
तो फ्रेंड तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर है? और प्रकाश के वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को उसके दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता की एक लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस की लंबाई क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल एफ देखिए, आप लोग पढ़ेंगे पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? फोकस। तो एफ का निकालिएगा तो फ्रेंड क्या लिखिएगा? 1/p लिखिएगा। क्लियर है? अब फोकस यहाँ पे देखिए तो माइनस में, तो माइनस यानी क्या होता है आप लोग का? यानी अवतल लेंस है। यानी क्या है? ये अवतल लेंस में जब भी माइनस शो करता है तो समझ जाइए आप लोग का ये अवतल लेंस है। क्लियर है? तो माइनस में रहेगा। तो चलिए इसी के बेस पे आप लोग को मैं बताता हूँ। एफ का फॉर्मूला क्या लिखिए? 1/p लिखिएगा, सॉरी 1/p। तो यहाँ पे देखिए 1 कर दिया p, तो p का वैल्यू लिख रहा है 5.5, तो मैं 5.5 लिखा हूँ। इस पॉइंट को उड़ा दिया तो यानी आ गया। अब 55 को आप लोग क्या करिए? 10 से डिवाइड किए, तो 55 का पारा में 10 तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करें? 10 एक पॉइंट तो 0 दशमलव लिखेंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग डिवाइड कीजिए, तो सबसे पहले 1 टाइम्स कीजिए तो 55 आ गया। तो यहाँ पे भी डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 45 आएगा। फिर 0 लगाइए। तो इस टाइप से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 8 से लगे तो 8×5 = 40 हो गए, फिर 8×5 = 40 तो 0.18 यानी देखिए 8 तक आ रहा। फिर देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 10 आ गया। क्लियर है? फिर एक 0 लगाइए, यानी इसके अकॉर्डिंग जाइएगा तो आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -0.181 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोग बना भी लिए होंगे। क्लियर है? डायरेक्शन माइनस इसलिए शो क्यों? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या था, सॉरी डायोप्टर माइनस में था, इसलिए माइनस में ही लाना था आपको आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखिए भी का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो यानी किया गया कार्य बटा आवेश होता है। नहीं 30 का राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। इसका यूनिट बोलता है तो वर्क कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। कुलॉम, सॉरी चार्ज का क्या होता है? कुलॉम। तो जूल पर कुलॉम को ही बोलते हैं विभवांतर। तो 30 का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में एसी आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। इस आपूर्ति में एक तार लाल रोधक में है, जिसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले याद कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आप लोगों के घरों में या हमारे घर में जो करंट जो सप्लाई होती है वह एसी करंट होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है। और अल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले वैसे करंट को पाते हैं फ्रेंड जो कि जो सामान्य अंतराल में अपनी धारा को परिवर्तित करते रहती है। क्लियर है? और ये आप लोग का होता है। और इसका जो विभवांतर होता है यानी जो वोल्ट होता है वह 220 वोल्ट होता है। भारत में 220 वोल्ट होता है। क्लियर है? और हर्ट्स जो होता है यानी आवृत्ति जो होता है वह 50 हर्ट्स होती है। क्लियर है? हर्ट्स का अर्थ होता है एक सेकंड में कितना ये चक्र लगाता है, तो 50 हर्ट्स करता है। क्लियर है? और विभवांतर कितना होता है? ये वोल्ट 220 वोल्ट होता है। क्लियर है? अब देखिए तार जो होता है, तार में कुल तार के सबसे पहले होता है फेज तार। तो देखिए फेज तार की कुल संख्या जो होता है याद रखिएगा, इसमें कुल 3 तार होते हैं। तो 3 तार के लिए तरीका होता है BY R, आप RBY याद कर लीजिए। RYB ये ट्रिक याद कर लीजिए। RYB ये होता है, यानी कि R4 होता है लाल, सबसे पहला जो कलर होता है लाल। ठीक है? ये फेज तार में बता रहा हूँ। और Y4 होता है पीला, यानी पीला कलर होता है सेकेंड फेज के लिए होता है। क्लियर है? अब B से क्या होता है? ब्लू। ये आप लोग नीला भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो होता है फेज तार होता है। क्लियर है? तो फेज कलर क्या होता है? RYB होता है। वही बात करना चाहते हैं, एक होता है न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल तार को बोलते हैं हम लोग ठंडा तार। तो ठंडा तार का जो होता है वह उदासीन होता है। और उदासीन जो उदास लोग रहते हैं वह काला रहता है। ठीक है? तो काला आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो काला जो होता है वह उदासीन होते हैं। एक होता है जमीन के नीचे, तो उसे बोलते हैं भू संपर्क तार। क्या बोलते हैं? भू संपर्क तार बोलते हैं। और भू संपर्क तार का जो लंबाई कलर होता है वह देखिए हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो इस टाइप से आप लोग तार के बारे में पूरा लिख सकते हैं। तो बोल रहा ना लाल रंग, तो लाल रंग जो होता है कैसा होता है? विद्युतमय तार होता है। कैसा होता है ये? विद्युतमय। तो आप लोग काफ़ी अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं विद्युतमय तार। देखिए मैं फिर से वहीं पे कर देता हूँ। लाल रंग जो होता है वह विद्युतमय तार होता है। क्लियर है? वही उदासीन की बात करना चाहते हैं तो देखिए उदासीन की बात करना चाहते हैं तो क्या होता है? काला। उदासीन की बात करना चाहते हैं फ्रेंड तो क्या होगा? काला। देखिए उदासीन में काला कर दिया हूँ। और भू आगामी यानी कि भू संपर्क की बात करना चाहते हैं तो क्या होता है? हरा। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? काफ़ी अच्छा चीज़ मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आघात के समय परिपथ में, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत आघात के बारे में बोल रहा। तो विद्युत आघात के समय परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वह भारी रूप से बढ़ती है। यानी कि देखिए इसमें इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट क्या होता है फ्रेंड? आप लोग पढ़े भी होंगे। यानी कि जब गर्म तार और ठंडा तार, यानी कि
लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कांटेक्ट में आता है तो फ्रेंड उस समय क्या होता है ना, जो करंट जो बढ़ा था उसी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है ना इंक्रीज हेविली होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंक्रीज हेविली, यानी राइट आंसर भारी रूप से भारी रूप से बढ़ती है। और इस समय जो रेजिस्टेंस इसका होता है, रेजिस्टेंस होता है 0, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आघात के कारण परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति क्या है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग तो फ्रेंड विद्युत आघात के समय परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति जो होता है वो फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज होता है। फ्यूज होता है। अब फ्यूज याद रखिएगा, फ्यूज जो होता है वो शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, यानी शीशा और टीन। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, शीशा को पीबी लिखते हैं और टीन को क्या लेते हैं? एसएन लिखते हैं। क्लियर है? और इसमें जो मात्रा होता है शीशा का, देखिए 63 और 37 की मात्रा होती है। ये होता है कॉम्बिनेशन परसेंट में। क्लियर है? और इसका टेम्परेचर जो था वह 182 केल्विन होता है, 182 केल्विन होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, प्रतिरोधक के बारे में आप लोग को बताए थे, मोटर के बारे में आप लोगों को बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आई होप आप लोग खुद से बनाए होंगे। देखिए, 2 किलोवाट शक्ति दरांक के लिए एक विद्युत ओवन को 220 वोल्ट के घरेलू विद्युत धारा में चलाया जाता है, तो ओवन से ली गई विद्युत क्या है? तो फ्रेंड इसके लिए अगर आप लोग बनाए होंगे तो राइट आंसर आया होगा 9.09, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किए होंगे। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये किसी भी बोर्ड के लिए। तो 35। तो समतल दर्पण की फोकस लंबाई का जो वैल्यू होता है हमेशा के लिए याद करिए, एक अनंत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक अनंत होता है, याद रखिएगा। यानी अगर आप लोग समतल दर्पण बनाते, देखिए समतल दर्पण है ये, तो फोकस लंबाई जो होता है क्या होता है? ये अनंत होता है, ये इन्फिनाइट होता है। क्लियर है? और वही अगर बात करना चाहते हैं गोलीय दर्पण की बोलते तो आधा होती है। ओम बराबर होता है, तो एक ओम किसके बराबर होता है? सबसे पहले ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? आई आर होता है, यानी आई आर होता है। आर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? भी बटा आई होगा, भी बटा आई होगा। अब भी फोर क्या होता है? विभवांतर। तो विभवांतर कैसे होता है? क्या होता है? वोल्ट होता है। आई फोर क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? होपफुली फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहते हैं, प्रतिरोधकता का सूत्र लिखिए आर बाय ए, यानी आर बाय ए बाय लेंथ होता है। अब देखिए आर का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अब लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। अब यहाँ से कैल्कुलेशन कीजिएगा तो मैंने देखिए क्या रहा? ओम मीटर। तो राइट आंसर काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी ओम मीटर इज द राइट आंसर। आप प्रतिरोध का बोलेंगे तो देखिए अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओम होता है। क्लियर है? और ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का होता है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग क्लिक कर देंगे। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वह 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर क्या था फॉर्मूला? एन ही हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ आप लोगों को क्या निकालना? एन निकालना था। तो एन के लिए क्या कीजिए, देखिए एन निकालना है ना, तो आप लोग क्या कीजिए? क्यू बाई ई कीजिएगा, तो सिंपल वे में आप लोग निकाल सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विद्युत शक्ति का 1 वाट किसके बराबर होता है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए 1 वाट सबसे पहले याद करिए फ्रेंड। देखिए सबसे पहले 1 वाट जो होता है, देखिए विद्युत शक्ति में 1 वाट किसका होता है? सबसे पहले पी का फॉर्मूला हम लोग जानना चाहते हैं, क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है। क्लियर है? अब देखिए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ पे टी फोर टेम्परेचर में कर दिया, देखिए टी टी कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई आर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखिए ये आई को देखिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करते हुए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये मैं आई को आई रहने दिया, ये आर आई को भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखिए यानी यहाँ से फॉर्मूला आ गया पी बराबर क्या हो गया? आई भी। पी बराबर क्या आ गया? आई भी। यानी कि सिंपल वे में आप लोग को बता रहा पी का फॉर्मूला क्या मैं निकाल दिया? वी आई, या फिर चलिए वी आई लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए वी फोर होता है विभवांतर, विभवांतर के सेम क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी वोल्ट में लिख दिया हूँ। आई फोर होता है एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर, इसी को बोलते हैं 1 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड याद रखिएगा 1 किलो वाट, यानी 1 किलो वाट घंटा का जो वैल्यू होता है वह 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ चुका है। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत उष्मन युक्तियों के संवहन शुद्ध धातु के अपेक्षा मिश्र धातु के होते हैं, क्योंकि? देखिए इसके लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए सबसे पहले याद रखें, क्योंकि मिश्र धातु की उच्च प्रतिरोधकता होती है। इस कारण से क्या हो? क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। तो आप लोग देखते होंगे जो भी टेस्टर का यूज करते हैं, विद्युत इस्त्री का यूज करते हैं, इसमें आप लोग क्या करते हैं ना, शुद्ध धातु के नहीं प्रयोग करके क्या करते हैं? मिश्र धातु का। क्योंकि मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है वह उच्च होती है कंपेरिजन टू धातु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर एक किरण गुजरती है। तो देखिए 41 का जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा मुख्य फोकस से। तो प्रवर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर एक किरण जो गुजरती हुआ, देखिए प्रवर्तन के बाद देखिए मान लीजिए कोई क्रिया है ये, जब भी प्रवर्तन एक समांतर रेखा से गुजरता है, वह मुख्य फोकस यानी पी से होकर गुजरती है, ठीक है, इस एफ से। चलिए, दो युक्तियां समांतर में दो बिंदु ए और बी के बीच जुड़ी है, दोनों बिंदुओं के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वह क्या है। तो जो दोनों के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग लिख लिए वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं ये, वोल्टेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए, कलिकीय कणों द्वारा प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है, थोड़ा इंग्लिश देखना दीजिए। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द। तो फ्रेंड देखिए राइट आंसर क्या, स्कैटरिंग जो करता है उसे हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं फ्रेंड, टिंडल प्रभाव। तो स्कैटरिंग जो करता है उसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलिकीय कणों द्वारा प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। देखिए, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग क्या किए, देखिए दर्पण क्या उत्तल दर्पण है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया है, तो आर का वैल्यू दिया आप लोग का 30 सेंटीमीटर। 30 जब दिया तो हम लोग एफ निकालेंगे, तो एफ क्या होता है R/2 होता है, तो यहाँ पे निकाले तो 15 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, और यू ऑलरेडी आप लोग का माइनस में ही होता है, तो 20 सेंटीमीटर दिया। क्लियर है, तो यहाँ से भी निकालिए। तो भी निकालने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्लियर, चलिए मैं भी निकाल देता हूँ सबसे पहले दर्पण सूत्र से। तो 1/v + 1/u बराबर क्या कीजिएगा, 1/f कीजिए। तो फ्रेंड चलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1/v, तो 1/v मेरा ने दिया u, तो u का वैल्यू क्या लिख रहा है 1/20 माइनस में था ये, और f का वैल्यू देखिएगा तो ये आप लोग का लिख रहा 15 लिख रहा। अब सॉल्व कीजिए, यानी 1/15, देखिए मैं लिख देता हूँ 1/15, तो मैं लिख दिया 1/15 माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बाय 1/20 था ये, सॉरी 15 था ये, अगर आप सॉरी 20 था ये तो हाँ 1/20, हाँ यहाँ पे 1/20 कीजिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसके एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, यहाँ पे 15×6 = 20 ये होता है, तो यानी कि 1/ भी निकाले तो ये 7/ आप लोग लाए होंगे 60, 7/60 लाए होंगे। क्लियर है, तो और स्पेशल भी का वैल्यू निकाले होंगे तो 60/7 लाए होंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कैपिटल एच मान लीजिए, और वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, बराबर क्या होता है -v/, तो माइनस कर दिया भी का वैल्यू अभी कितना लाया था 60/7 लाया, तो इनमें 60/7 ले दिया, और यू, तो फ्रेंड ऑलरेडी यू का वैल्यू देख रहे हैं तो -20 सेंटीमीटर था ये, तो ये कट गया 3 टाइम्स में, माइनस माइनस काट दिया हूँ। क्लियर है, अब देखिए यानी कि 7 को h से मल्टीप्लाई किया तो 7h आएगा, अब 5 को 3 से गुना किया तो 15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, h बराबर लिखेंगे 15/7 लिखेंगे, तो 15/7 कीजिएगा तो 2.14 इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा 2.14, यानी कि फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, वाहनों में लगाए गए पश्च दृष्टि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बताना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। चलिए 45 देखिए, वाहनों में लगाए गए पश्च दृष्टि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है, यानी सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा आप लोग, वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण में। और याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। क्लियर है, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है, तो राइट आंसर होगा 1 से कम हो गया। और वही अवतल दर्पण के जो होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, 1 से कम जो होता है वह उत्तल का होता है, यानी मैं उत्तल यहाँ लिख दिया हूँ। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं, एक से अधिक जो होता है वह अवतल का होता है, किसका होता है, ये अवतल का होता है, और एक के बराबर जो होता है वह समतल का होता है। ये तीनों आप लोग याद कर लिए, क्वेश्चन पूछता है ये। अब देखिए इसके लिए ट्रिक मैं इस टाइप से बताता हूँ स्टूडेंट्स को, 1 से कम यानी -1 से कम, तो देखिए छोटा उत्तल लग रहा तो कम कर दिया, अवतल देखिए एक से अधिक लग रहा, और समतल तो हमेशा 1 के बराबर ही होता है। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो एक समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले याद रखिए ये आभासी होता है। क्या होता है फिर, आभासी। और याद रखिएगा देखिए, आभासी जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी में देखिए सी से खत्म हो रहा, तो सी से जब खत्म होता है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सी से खत्म हो रहा, तो ये सीधा बनता है। क्या बनता है, ये सीधा। और समतल में बराबर भी बनता है, तो आभासी सीधा बनता है, आभासी सीधा और समतल भी बनता है, ये तीनों इसमें या फिर वस्तु के बराबर बनता है, ये तीनों कंडीशन होता है समतल दर्पण के लिए। वही उत्तल दर्पण की बात करता है तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिस टाइप से ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए सॉरी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। दिए हुए माध्यमों के एक युग्म के लिए आपतन कोण के ज्या और प्रवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ये होता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम में आप लोग पढ़े होंगे, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, इसमें पढ़े होंगे सैन आई बाई क्या होता है, सैन आर होता है। सैन आई बाई क्या होता है, सैन आर होता है। इसी बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को सॉरी बी को क्लिक किए होंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो फिर क्लास 10th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। कितना होता है, हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्लियर है? चलिए, एक गोलाकार लेंस के वृत्तीय बाह्य रेखांकन प्रभावी व्यास का क्या कहलाता है? तो देखिए एक गोलाकार, मान लीजिए फिर देखिए हो जाना ये एक गोलाकार लेंस है, ये क्लियर है। तो देखिए ये आप लोग बताइए कौन सा दर्पण है? तो फिर ऑलरेडी आप लोग को पता होगा ये अवतल दर्पण है। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लीजिए इसका मान एम वैल्यू, इसका एन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ से लेके आप लोग का जो ये पार्ट्स होता है, क्लियर है, तो ये जो पार्ट्स होता है ना, ये प्रभावी व्यास जो डायमीटर होता है इसे हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। इंग्लिश में से अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, एक लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? सबसे पहले लेंस की क्षमता पी का फॉर्मूला था 1/f होता है। अब देखिए 1/f, तो f के लिए फार्मूला क्या होता है, मीटर। तो 1/मीटर यानी कि इसे मीटर इनवर्स कहते हैं। क्लियर है? अब मीटर इनवर्स को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, यानी DIOPTER। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो चुका है। तो फ्रेंड ये 50 क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैं जो लाया ये पूरा का पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, वीडियो में आता हूँ, तो आप लोग के बीच में टोटल 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेकर आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।